हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी आपका बेहतर चल रहा होगा। और आज हमारा प्यारे बच्चों टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। इसको हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा। लेक्चर 1 में आपने विद्युत धारा के बारे में समझा, धारा घनत्व के बारे में समझा, और आज का हमारा लेक्चर 2 है। इसके पहले जो भी आपको क्लास मैंने दे चुका है या आपको वीडियोज प्रोवाइड कर दिया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि आप बेहतर पढ़ाई के लिए प्यारे बच्चों एक बेहतर नोट्स बनाएं। आपके पास यदि नोट्स नहीं है, टाइम नहीं है, तो आप एक बेहतरीन नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपये चार्ज लगता है 1 सब्जेक्ट का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमारे माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। 9685 29 91 49 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आपने पढ़ा किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, धारा जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो विद्युत धारा के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा आवेश। आपने पढ़ा है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। एक हमारे पास मान लीजिए चालक है, ये तो प्लास्टिक है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी आप एक रॉड ले लो, छड़ ले लो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसमें आवेश का आवागमन हो सकता है, और समय के साथ आवेश में प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी आपने पढ़ा। अब जो हमने कहा कि किसी भी पदार्थ या किसी भी चालक में विद्युत धारा का चालन होता है, तो उसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो पहला कारण आवेश का गमन, और दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही आपको समझ में आएगा अपवाह वेग। इस अपवाह वेग का दूसरा नाम है अनुगमन वेग। कुछ बच्चे इसे सर्च करते हैं अनुगमन वेग के नाम से, कुछ बच्चे सर्च करते हैं अपवाह वेग के नाम से। तो आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर करना चाहता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लें कि अपवाह ड्रिफ्ट, ठीक है, यानी अपवाह वेग का दूसरा नाम है अनुगमन वेग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम किसी एक चालक की बात करें, तो चालक प्यारे बच्चों आपको पता है, यदि हम एक चालक ले लेते हैं, कोई भी पदार्थ ले लेते हैं जो कि विद्युत धारा का चालन हो जिसमें से, तो ये जो हमारा पदार्थ है वो कहीं ना कहीं अणु से मिलकर बना है, और अणु कहीं ना कहीं परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु में 3 चीज होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। अब ये जो परमाणु है, परमाणु कितना आकार होता है भाई? बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल आप देख भी नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म मतलब इकाई है। अब मैं यदि इस बिंदु को ऐसा दर्शा दूं तो एक आपका परमाणु है। अब इस परमाणु में 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक में होता है प्यारे बच्चों, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्यतम कोश में होता है। नाभिक के चारों ओर का वृत्ताकार पथ, जहां इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गमन कर सकता है, उसे हम कहते हैं कक्षा, और इन्हीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हाँ सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको समझना है, आप इलेक्ट्रॉन क्यों बता रहे हैं? पहले इलेक्ट्रॉन समझना है ना। नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है भाई साहब। तो प्रोटॉन कभी भी भागीदारी नहीं लेता विद्युत धारा के चालन में, याद रखना आप लोग, क्योंकि नाभिक में है और दृढ़ता से बंधा हुआ है, दृढ़ है, इसलिए उसे गमन करने के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एक बीच में हो जाओ और आपके चारों ओर घेरा लग जाए 2-4 पंक्तियों का, तो भैया आप कहीं हिल ही नहीं सकते। उसी प्रकार से जो आपका प्रोटॉन है वो नाभिक में है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों नाभिक में है, तो इन्हें कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होती। जो आता और जाता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, नाभिक के चारों ओर कक्षा में वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता रहता है। तो जो हमारा बाह्यतम कोश होता है, इसका जो है नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता है। बाह्यतम कोश जो होता है नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता है। आकर्षण क्या होता है? कम होता है। समझिए फिर थोड़ा सा कि बाह्यतम कोश का नाभिक के प्रति जब आकर्षण कम होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है आवारा बन चुके हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं।
जैसे यदि किसी पुत्र का पिता के साथ थोड़ा सा संबंध कम है, ठीक है, दबाव कम है, प्रेशर कम है, तो फिर पुत्र क्या करता है, वो बिना आज्ञा के इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन जो अंदर वाले कोष हैं, ये अंदर वाले कोष हैं, इनका जो संबंध है नाभिक से ज्यादा होता है, यानी आकर्षण बल ज्यादा होता है, आकर्षण बल ज्यादा है। और जब आकर्षण बल ज्यादा है तो ये नाभिक के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित रहते हैं, बंधे रहते हैं, ये कहीं आते जाते नहीं है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को जो नाभिक के चारों ओर होते हैं, कक्षा पे ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन नाभिक से जुड़े रहते हैं, नाभिक के आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो आपका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका नाभिक के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है, इस कारण ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से, नियमित रूप से गति कर सकते हैं। तो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? मैंने क्या कहा, कोई भी परमाणु है, परमाणु में तीन चीजें होती हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में है, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, विद्युत धारा का चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अब मैंने कहा बच्चा लोग कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो हर कक्षा में विद्यमान रहता है, क्योंकि बोरबरी ने बताया था, बोर के अनुसार कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, बाह्यतम कोष में 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो जो पास के कोष होंगे उनका नाभिक के प्रति आकर्षण ज्यादा होगा, और जब नाभिक के प्रति आकर्षण ज्यादा है तो ये बंधे रहते हैं, इसलिए बद्ध इलेक्ट्रॉन। और बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके नाभिक के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा गया। अब यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो एक परमाणु में यदि 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो पता नहीं एक चालक में कितने परमाणु होंगे और फिर उनमें कितना इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त होगा। समझो ना, मान के चलता हूं कि एक परमाणु में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु में 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इस चालक में पता नहीं कितने अणु और अणुओं के कितने परमाणु हैं, और उन परमाणुओं में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी अधिक है। इसीलिए कहा गया प्यारे बच्चों कि जो आपका, यदि मान लीजिए कोई चालक है, यदि चालक है वो 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है 10⁻29 है ना, प्रति घन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब उसमें जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर लंबा चालक हो, 1 मीटर चौड़ा भी हो और 1 मीटर ऊंचा भी हो। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो, ये चालक हो, यानी लोहे का एक आप ले लो टुकड़ा। अब उसमें आप मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करो तो 10⁻19 काउंट करो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10, संख महासंख की बात करो ना भाई साहब, उससे भी अधिक है। काउंट करना 10⁻23 प्रति घन मीटर चालक। कोई भी चालक है वो उसका लंबाई चौड़ाई कितना हो, 1 मीटर हो। क्यूब का मतलब यही होता है बच्चों, आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब किसी पदार्थ के प्रत्येक एरिया में कुल जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻29 होते, इतना होता है। अब यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? गति करेंगे। मुक्त है भाई साहब। देखो मैंने क्या कहा कि कोई भी पुत्र है, पिता का आज्ञा नहीं मान रहा है, पिता के बातों को अवहेलना कर रहा है, पिता से उसका अट्रैक्शन बहुत कम है, मिलन जुलन बहुत कम है, बहुत दिन बाद वो मिलता है, तो फिर पुत्र क्या करता है? अनियमित रूप से बाइक लिया, घूमते रहा। कोई किसी का बर्थडे पार्टी हो, किसी का शादी हो रहा है, किसी का कुछ कार्यक्रम, तो बिल्कुल आवारा घूमता रहता है। और ऐसे आपको 2-4 हर गांव में मिलते रहेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें किसी एक परमाणु में 2-4 इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से हर गांव में आपको 2-4 ऐसे लड़के मिलते रहेंगे जो ना किसी की बात, तो गुरुओं की ना तो मानेंगे, ना तो माँ की, ना तो पिता की, किसी की, ना तो भाई बहन, किसी की बात को मानने वाले नहीं है। तो वही ये इलेक्ट्रॉन है जो भाई साहब बाह्यतम कोष में होते हैं और अनियमित रूप से इधर उधर गति करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहा गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो कक्षा में रहकर गति तो करते हैं, नाभिक के चारों वृत्तीय मार्ग पर कक्षा में गति कर रहे हैं, लेकिन नाभिक से बंधे होते हैं, उन्हें कहा जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ये आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन समझाया। आपके सिलेबस में रहता है जो चीज, तो उसको मैं कोशिश करता हूं समझाऊं। अब मैंने कहा कि हर एक परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सही बात है, ठीक है सर। अब जैसे आपका ये चालक है, चालक में परमाणु है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, और वो भी कैसा भी, मुक्त भी और बद्ध भी। तो हम धारा के लिए बात करें तो आपका मान लीजिए एक आपके पास चालक है, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे कह दूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेंगे? जैसे मान के चलता हूं एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी के प्रभाव में नहीं है, ठीक है, ये किसी के प्रभाव में नहीं है। तो ये अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। कोई भी चालक होगा उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। सर इतना लंबा चौड़ा बताने का तात्पर्य क्या है? भाई साहब मैं आपको समझाने वाला हूं अपवाह वेग, जिसका दूसरा नाम है अनुगमन वेग, और इसको समझने के लिए हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन समझना पड़ेगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति अब आप समझ रहे हो। तो मैंने कहा कोई चालक है भैया, यदि वो चालक 1 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा है तो 10⁻29 इतने इलेक्ट्रॉन है उसमें। अब इतने इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मुक्त रूप से हैं, तो कहीं ना कहीं अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। तो इस पर जो चार्ज है कुल जो आवेश होगा वो 0 होगा, और इसी के कारण इसमें जो धारा है 0 है, मतलब धारा की प्रवाह नहीं हो रही है। नेट आवेश इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि अनियमित रूप से कोई इधर जा रहा तो कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा तो कोई नीचे की ओर जा रहा, ऐसे अनियमित रूप से गति करते हैं। तो इस पे जो नेट आवेश है वो 0 है, इस कारण से इसमें धारा नहीं बहती है, धारा नहीं बहेगी। जब तक किसी चालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र ना लगाया जाए, किसी बैटरी के माध्यम से विभवांतर ना लगाया जाए, तब तक उसमें धारा नहीं बहती है, क्योंकि भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उसमें ऑलरेडी थे। धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन वो अभी जब तक किसी अन्य माध्यम से नहीं जुड़ा है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, गति भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो गति की दिशा अनियमित है, कोई दाएं कोई बाएं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई कहीं भी जा रहा है। तो उस पर नेट चार्ज जो होता है 0 होता है, इस कारण से उस पर जो धारा है वो 0, धारा की प्रवाह नहीं हो रही। मन में आएगा ना कि सर आपने कहा इलेक्ट्रॉन बह रहा, मतलब आवेश तो बह रहा है और इस कारण से उसमें धारा बह रही है भैया, लेकिन मैं कह रहा हूं धारा नहीं बह रही। क्यों? क्योंकि इनके अनियमित गति के कारण इसमें नेट चार्ज 0 हो गया, और नेट चार्ज 0 होने के कारण इस पे धारा भी नहीं बह रही है, क्योंकि आवेश है, चार्ज नहीं आवेश, आवेश है तभी तो धारा है, और जब आवेश ही नहीं तो धारा कहां से? तो ये आप समझे कि हमने किसी चालक को देखा कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बहुत ज्यादा है यार। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, इसको यदि हम किसी भी, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, इसको हम किसी भी एक क्या कर दें, बैटरी के सहायता से जोड़ दें। इस इधर पॉजिटिव कर दिए है ना, इधर नेगेटिव, कुंजी लगाकर इसको जोड़ दिए। अब जब कुंजी लगाए तो एक विद्युत क्षेत्र बन गया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मान के चलता हूं पॉजिटिव है, तो भैया विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी कैसी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी हो जाएगी। तो याद रखिएगा, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। जैसे ही किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया, मतलब किसी बैटरी के माध्यम से विभवांतर उत्पन्न किया गया, विभवों में अंतर उत्पन्न किया गया, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सबके सब समांतर होंगे। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहां से गति करना शुरू किया, यहां से यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, लेकिन जा विपरीत रहा, फिर यहां पहुंचा, पीछे साइड नहीं जाएगा, भले थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, ठीक है, ऐसा जाता जाएगा। अब जब प्यारे बच्चों हम बात कर रहे थे कि एक चालक है भाई साहब, एक चालक है, और इस चालक में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया था, अनियमित रूप से गति कर रहा था। सर हमें पता नहीं है, ये अनियमित रूप से गति कर रहा था, इलेक्ट्रॉन है, अनियमित रूप से गति कर रहा था,
तो इसका भी कुछ ना कुछ वेग होगा। तो इसका वेग लगभग 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब चालक में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता, मतलब विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थित पर जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रूप से घूम रहे हैं उनका वेग 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया गया, मतलब किसी बैटरी के माध्यम से विभवांतर दिया गया भैया दोनों सिरों से, तो फिर इन इलेक्ट्रॉनों का वेग थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉनों के वेग का कम होने का कारण ये होता है प्यारे बच्चों कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं उसके मार्ग में देखो किसी भी पदार्थ, जैसे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया बाहर की ओर, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और पीछे से आ रहा पुनः इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा टकराएगा, और टकराएगा तो कहीं ना कहीं उसका वेग कम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मान लो आप जा रहे थे बाइक से, किसी से टकरा गए, तो आपका बाइक गिर गया, फिर आप उठाओगे, फिर चलना शुरू करोगे, तो कहीं ना कहीं जो दूसरा व्यक्ति है उसकी अपेक्षा आपका वेग कम हो गया कि नहीं? बिल्कुल सही। दो लोग जा रहे हैं, आपका बाइक गिर गया, दूसरा व्यक्ति जा ही रहा है, उसका वेग तो फ्लो में पकड़ा हुआ है, जा ही रहा है, लेकिन आप जा रहे थे, अब गिर गया बाइक, फिर उठाओगे, फिर चलोगे, तो आपका वेग कहीं ना कहीं कम हो गया। तो वही कंडीशन है कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं विद्युत क्षेत्र लगाने पर चलना शुरू करते हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं मार्ग में जो धनावेशित युक्त क्षेत्र होता है, धनावेश से कहीं ना कहीं टकराता है, जिसके कारण उसका कुछ ना कुछ वेग कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, यहां तक आया, फिर गया भैया, फिर यहां से गया ऐसा, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा, दिशा एक निश्चित ओर होगा, विपरीत दिशा। भाई विद्युत क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। चला गया भाई, यहां तक पहुंच गया, समझ रहे हो ना? अब इनका वेग थोड़ा जैसे औसत वेग में बात करूं, जैसे v1 रहा होगा, फिर यहाँ पे v2, फिर v3, फिर v4, v5, v6, v7, v8, v9। अब इनका जो औसत वेग निकालूंगा, उसी औसत वेग को कहते हैं अपवाह वेग। मतलब किसी चालक में जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत जो वेग निकलता है उसे हम कहते हैं अपवाह वेग। कहने का मतलब किसी भी चालक का अपवाह वेग वह नियत औसत वेग है कि अपवाह वेग, किसी भी चालक की बात करूं, किसी भी चालक का अपवाह वेग नियत वह औसत, मतलब सॉरी, किसी चालक का अपवाह वेग वह नियत औसत वेग है जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर किसी चालक में क्या करते हैं? गति करते हैं। फिर से समझो भाई साहब, हमने कहा एक चालक है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत है। जब भैया उस पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया, कोई विभवांतर नहीं आरोपित किया गया दोनों सिरों के बीच, तब उस पर जो नेट चार्ज है, नेट आवेश शून्य है, धारा नहीं बहती। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया गया, उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तितर बितर थे, सब विपरीत दिशा में भागने लग गए। जैसे 25 कुत्ते हैं, आप ला करके भोजन दे दो, सब एक ही ओर आकर के, है ना, वहां पर खाना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, विद्युत क्षेत्र लगाया गया, तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है मुक्त, वो सीधे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करने लग गए। इतना क्लियर हो गया। अब जब गमन करते हैं प्यारे बच्चों, तो उनमें कहीं ना कहीं वेग में परिवर्तन होता होगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं जो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन जब स्वतंत्र बिना विद्युत क्षेत्र में, उनका वेग होता है भैया 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब अपवाह वेग की बात आ जाती 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, इतना कम हो जाता है। यानी तापीय वेग जो हमारा ये वेग होता है, तापी, जैसे हमारा जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रहता तो जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसे तापीय वेग कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जो बाद में विद्युत क्षेत्र लगाते हैं और इसके बाद जो उसका वेग होता है जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, उसका वेग जो होता है 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, इतना होता है, इतना कम।
जो कि भाई साहब इस 10⁻6 मीटर पर सेकंड से बहुत कम है, 10 का डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना, क्लियर है, समझ में आया कि जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू किए भैया, मार्ग में आने लगा पॉजिटिव चार्ज जो कि उसके वेग को कम करता है, और इस वेग को कम करने के कारण उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और इस वेग में परिवर्तन के कारण कई सारे वेग निकल रहे हैं, और उन सभी वेगों का जब औसत वेग निकालते हैं तो वही नियत औसत वेग जो होता है वो क्या कहलाता है, अपवाह वेग, जिसे अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी चालक का अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जो किसी भी चालक को या मुक्त इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र पे रखने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालक में गति करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बना लेना, लेकिन थोड़ा सा मेरा यहाँ पे परिभाषा में लिखना चाहता हूं अनुगमन वेग की। तो आप लोग अनुगमन वेग की परिभाषा लिखेंगे, पूरा क्लियर करूंगा, एक एक टॉपिक कोशिश यही रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, तो लिखो थोड़ा सा अनुगमन वेग का परिभाषा भैया। किसी चालक का अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है। किसी चालक का अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में किसी चालक का अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में चालक पर गति करते हैं। ठीक है, जरा लिख लो भाई साहब। ठीक है, क्लियर है। आगे मैं विश्रांति काल भी बताऊंगा, आप चिंता नहीं करना, जिसे टाउ से दर्शाते हैं। विश्रांति काल है क्या? अब जैसे मैंने कहा, अब मुझे ये सब कुछ समझाना है, विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। मैंने कहा भाई साहब एक मेरे पास चालक है, सही बात है, ठीक। अब इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इसको मैं किसी बैटरी के माध्यम से जोड़ दूं, क्या कर दूं, जोड़ दूं। ठीक है, ये कुंजी है और इस बैटरी के माध्यम से जोड़ देता हूं। जब जोड़ता हूं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर है तो फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका जो गति होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत हो जाएगा, है ना। इसका जो आपका वेग होगा, गति होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है भैया विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं। तो ये आपका डायग्राम है। इस चालक की लंबाई यदि मैं कह दूं, इस चालक की लंबाई स्मॉल l बोल देता हूं, इसके एकांक परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कैपिटल A बोल देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं क्या पढ़ने वाला हूं भैया यहाँ पे, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, पर बेहतरीन बारीकी से समझना आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक टॉपिक को आप समझना, क्योंकि भाई साहब ये आपको बहुत जरूरी है समझना। अब इस चालक को मैं दे देता हूं P और यहाँ पर Q। ठीक है, इतने में मेरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ इसका व्यंजक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है जिसका वेग भी होगा कुछ ना कुछ। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, v, और जो अनुगमन वेग होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कौन सा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जिससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चों vd से। ठीक, चलो ये मेरा डायग्राम बन गया। मैंने क्या कहा भैया, एक चालक है जिसकी लंबाई l है, जिसके एकांक परिक्षेत्र का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब भी हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाएंगे भाई साहब, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गमन करने लग जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस चालक की बात की हमने उसको लिख लेते हैं कि
PQ एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। माना PQ एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l व क्षेत्रफल कैपिटल E है। क्षेत्रफल कैपिटल E है। बस सिंपल तरीके से लिखना कोशिश करता हूं, ठीक है। तब चालक का आयतन बताओ। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल है और लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हम l को मान लेते हैं तो AL हो गया। फिर से आप समझो, थोड़ा सा यहां पर समझना भाई साहब, मैं किसी भी पदार्थ के लिए आयतन की बात करूं तो आयतन में तीन चीज होता, एक आपका लंबाई, एक आपका चौड़ाई और एक आपका ऊंचाई, है ना। तो क्षेत्रफल A है, मतलब एकांक परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, तो लंबाई और चौड़ाई तो क्षेत्रफल, दो भाग तो क्षेत्रफल में बढ़ गया, रह गया ऊंचाई, तो ऊंचाई हमने L मान लिया। तो यहां पे लंबाई चौड़ाई A है और ऊंचाई L हो गया, तो ये आयतन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी इस चालक का कुल आयतन AL है। यदि चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन बताओ जरा। इकाई भाग में n है, टोटल आयतन आपका AL है, तो यानी AL हो जाएगा भाई साहब, समझो ना। इकाई एक छोटे से भाग में n इलेक्ट्रॉन है और टोटल जो आयतन है, इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आयतन में कितना होगा? तो n का मल्टीप्लाई करेंगे। एक व्यक्ति 10 रोटी खाता है और 100 व्यक्ति है तो 10 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, 100 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें। इकाई में n इलेक्ट्रॉन है, टोटल आयतन AL है, तो चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? NaL। अब समझना, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो चालक पर कुल आवेश बताओ। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है और कुल इलेक्ट्रॉन निकल कर आए, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने कहा इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो कुल आयतन हमारा इतना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E माना हमने, तो जितना भी हम यदि बात करें इलेक्ट्रॉन की, इन इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, तो E का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमने E माना है, तो कुल आवेश यदि मैं कह दूं तो कितना हो जाएगा? कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा? तो भैया हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा E है, तो आ जाएगा NeAl। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सिंपल तरीके से Q का मान आ चुका है। हमें क्या क्या निकालना भाई साहब? विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। अपवाह वेग या अनुगमन वेग वही चीज है। अब यदि मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया, यहां तक गया, एक इलेक्ट्रॉन इस मतलब भाग से चला तो इस भाग पे पहुंच गया, तो दूरी कितना तय करना पड़ा? L। सही बात है, दूरी कितना तय करना पड़ा? L। चाल इसका कितना है? यानी वेग Vd। तो यदि मैं कह दूं समय कितना निकल रहा है A से, तो समय बराबर कितना होता है बच्चा लोग? दूरी बटा चाल। यानी T बराबर दूरी हमारा L और चाल कितना? Vd। ये हमारा है, ये हम आपको बताएंगे, फिर आप डाउट में मत रहना। ठीक है, समझ में आया? इसको आप समीकरण 1 दे दो और देखो जरा, दिख रहा है? हाँ सर, कंप्लीट है। आगे देखना, आगे थोड़ा सा लिखना है कि यदि चालक में इलेक्ट्रॉन का
अनुगमन वेग vd हो तो इलेक्ट्रॉन को चालक को पार करने में लगा समय। कितना समय हो जाएगा बच्चे लोग? समय कितना होता है? t बराबर दूरी कितना होता है? समय कितना होता है? यहां तक क्लियर? यहां तो दिख रहा होगा आपको, परिभाषा वगैरह सब आपने लिख लिया। ठीक, देखो जरा, समय बराबर कितना निकल कर आएगा? t बराबर दूरी बटा, दूरी मतलब लंबाई, l लंबाई, चाल यानी वेग, और वो वेग है आपका अनुगमन वेग। ठीक है, t बराबर समय निकल कर आ गया L/Vd। अब यदि मैं आपसे कह दूं धारा कैसे निकालोगे सर? तो धारा कहता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते, तो हमारे पास Q का मान भी है और हमारे पास T का मान भी है। समय के साथ आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा कहते हैं। तो चूंकि चालक में बहने वाली धारा I बराबर कितना होता है? समय के साथ आवेश में प्रवाह की दर। Q का मान कितना है बच्चा लोग? देखो NEAL अपान, ठीक है भैया। अब देखो जरा, T का मान कितना है? L/Vd। देखो जरा, L से L कट रहा है ना, L ऊपर भी नीचे और Vd ऊपर चला जाएगा, तो NEAVD ये हमारा निकल कर गया भैया। क्या निकला? I यानी विद्युत धारा, NEAVD यानी अपवाह वेग में संबंध। यही विद्युत धारा और अपवाह वेग या अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, जल्दी करो भाई साहब। इसके बाद हम थोड़ा सा समय लेंगे और जिसमें हम आपको समझाएंगे धारा घनत्व में संबंध कितना हो जाएगा। धारा घनत्व क्या कहता है? NEAVD आ चुका है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके भाई साहब, ज्यादा मैं आज हिंदी नहीं लिखाया हूं यार, कोशिश यही किया हूं कि कम समय में आपको समझा दूं। अब देखो, देखना ना जरा, चूंकि धारा घनत्व पिछले लेक्चर में बताया था भाई साहब, धारा घनत्व J बराबर कितना होता है? धारा घनत्व एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा। तो I का मान है NEAVD अपान A से A कट गया तो NEVD। ये आ चुका है आपका, जानते हैं क्या? ये धारा घनत्व और NEVD अनुगमन वेग में संबंध। यही आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। यदि क्वेश्चन आ जाए विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध, तो आप यहां तक करना, समीकरण 2 तक। और यदि आ जाए प्यारे बच्चों, यदि आ जाए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो फिर आप समीकरण 3 तक करना और यहां लिख देना यही क्या है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। क्या है? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है। तो इस प्रकार से आपका आज का टॉपिक खत्म। लेकिन मैं एक चीज और बोला था थोड़ा सा, कि विश्रांति काल क्या है, थोड़ा इसको आपको समझना है। विश्रांति काल, ठीक है, जिसे बोलते हैं टाउ से दर्शाते हैं। देखो, मैंने आपको कहा था प्यारे बच्चों कि जैसे मेरे पास एक चालक है और चालक को मैंने क्या किया, एक विद्युत क्षेत्र से लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव भाग से जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? गति करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन देखो इधर ही जाएगा, भले ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जाए।
अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू किया और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे टकराया और टकराने के फलस्वरूप कुछ ना कुछ वहां पे रेस्ट किया, यानी दो टक्कर हुआ और टक्कर के बीच जो कहीं ना कहीं समय लगा, कहीं ना कहीं रुका, कहीं ना कहीं उस पर रुकावट आई, तो उसी समय को हम कहते हैं क्या? विश्रांति काल। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी भैया विश्रांति मतलब दो टक्करों के बीच हमारे पास दो टक्कर हुई, यहाँ पे देखो एक टक्कर यहाँ पे हुआ और एक टक्कर आगे हुआ होगा या पीछे हुआ होगा, तो दो टक्करों के बीच जो नियत काल है, जो नियत समय है, उसे हम बोलते हैं विश्रांति। थोड़ा कहीं ना कहीं रुकता है, इस कारण से उसे बोलते हैं विश्रांति काल, जो समय लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत? समय अंतराल कितना डिफरेंस होता है, विश्रांति काल कितना समय लग गया। ओके, और इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ऐड कर दिया करूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और अगले लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जानते हैं क्या? ओम का नियम। और इस बार मैं ओम का नियम पूरा थ्योरम प्रूव कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। और क्रम से आपका लेक्चर आता रहेगा। आप लोगों को बेहतर पढ़ते रहना है और नोट्स भी तैयार करते रहना है। जो भी डाउट होगा, जो भी आपको दिक्कत होगी, कमेंट बॉक्स में बताना है। नोट्स ले लीजिए बेहतर पढ़ाई के लिए। नोट्स आपका एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा आपके, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो। वहां पे भी आपको मुख्य रूप से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देता रहता हूँ। इस टाइम पे इलेक्शन का हाल है, साउंड ज्यादा बजता है। ठीक है, चलिए बच्चे लोग, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।